खास खबर में सबसे पहले जिक्र उत्तर प्रदेश का, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को देवरिया और जौनपुर की मल्हनी विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए सिकरारा बाजार से सटे ताहिरपुर बाग में जनसभा को संबोधित किया। उपचुनाव के लिए 3 नवंबर को होने वाले मतदान से 48 घंटे पहले 1 नवंबर की शाम से चुनावी शोर जो है वो थम जाएगा। योगी आदित्यनाथ जो हैं वो चुनावी सभाओं के अलावा आज वाराणसी के सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक भी करेंगे और देर रात काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के साथ ही कई परियोजनाओं का जो है वो निरीक्षण करेंगे और कुछ परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज उपचुनाव के प्रचार के अंतिम दौर में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। और आइए इन तमाम गतिविधियों पर चर्चा के लिए सीधे हम चलते हैं लखनऊ, जहां हमारे स्टेट एडिटर आरसी भट्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भट्ट साहब, आज ताबड़तोड़ दौरे में हुए योगी आदित्यनाथ के काफ़ी बिजी शेड्यूल है उनका। आज वाराणसी भी पहुंचेंगे, काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे और कई परियोजनाओं का निरीक्षण भी करेंगे। कुल जमा देखा जाए चुनाव के साथ साथ विकास कार्यों की सौगात भी वो उत्तर प्रदेश की जनता को दे रहे हैं, क्या कहेंगे? यानी कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 7 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं, लगातार ताबड़तोड़ अपने जनसभाएं कर सीधे तौर पर अपने सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो गिनाने का काम सीधे तौर पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। और आज जिस तरह से उन्होंने देवरिया और जौनपुर में बहुत ही आक्रामक भाषण दिया है, उन्होंने जनता के बीच में अपने विकास कार्यों को लेकर उन्होंने पूरी रूपरेखा और उसका खाका प्रस्तुत किया कि जो विगत 3.5 से 4 वर्षों के बीच में लगातार सरकार द्वारा जो काम किए जा रहे थे उसको उन्होंने विधिवत बताने का काम किया। और केंद्र सरकार द्वारा जिस तरह से उनको सहयोग मिल रहा है, जिस तरह से केंद्र सरकार द्वारा जो योजनाएं उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही हैं, चाहे वो बुंदेलखंड में जल से नल की बात हो या फिर आवास देने की बात हो, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि उत्तर प्रदेश में 30 लाख गरीब लोगों को आवास दिए गए हैं। यह एक बड़ा फिगर है और ये निश्चित रूप से उन वीकर सेक्शन लोगों के लिए ये बड़ी सौगात है। और उसी तरह से जिस तरह से बात अगर करें गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की और उत्तर प्रदेश में जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है, बुंदेलखंड जो डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, तमाम जो बड़ी योजनाएं हैं उत्तर प्रदेश में वो रोजगार और तमाम चीजों की सौगात लगातार दे रही हैं। इसका इन्होंने विधिवत जनता के बीच में उन्होंने इसका बखान किया और ये बताने का काम किया कि उत्तर प्रदेश सरकार इस कोविड-19 में किस तरह शिद्दत से काम कर रही है। यानी कि इधर कोविड-19 से भी लड़ रही है और उधर उत्तर प्रदेश में जो उद्योग धंधे हैं, प्रवासी मजदूर हैं, इनको कार्य को आगे बढ़ाने का भी काम उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। उसके साथ साथ मुख्यमंत्री आज इतने आक्रामक हुए कि उन्होंने जिस तरह से उन्होंने जौनपुर की सभा में उन्होंने लव जिहाद पर, जो एक बड़ा देश का बहुचर्चित मामला रहा है, और उसको लेकर उन्होंने बहुत बड़ा कटाक्ष किया है और चेतावनी भी दी है। उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि लव जिहाद करने वाले सुधर जाएं, जो धर्म और नाम बदलकर इस तरह माताएं बहनों से खिलवाड़ करते हैं, वो ये समझ लें कि उनके लिए ये ठीक नहीं होगा, नहीं तो वो राम नाम सत्य की यात्रा पे वो निकल जाएंगे। यानी कि खुली चेतावनी मुख्यमंत्री की है। ये साफ तौर पे ये है कि अगर आप इस तरह की कोई छदम नाम से, छदम धर्म से आप धर्म बताकर और जिस तरह से लोगों की इज्जत और अस्मत के साथ खिलवाड़ करेंगे, उनके लिए एक बड़ी चेतावनी योगी आदित्यनाथ की है। ये भी आज उन्होंने अपनी जनसभा में ये कहा और काफी आक्रामक नजर आए। मैंने लगातार उनको विधानसभा के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में उनकी भाषणों को और चीजों को कवर किया है, लेकिन आज उसी मूड में नजर आए क्योंकि 2020 में जो बाई इलेक्शन हो रहे हैं 7 सीटों पर, निश्चित रूप से ये सेमीफाइनल है और पूरी तरह से अपने आप को झोंके हुए हैं। और जो उन्होंने काम किए हैं उत्तर प्रदेश में लगभग 3.5 से 4 वर्षों में, उन कार्यों का पूरा ब्यौरा वो जनता के बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के ये बड़े स्टार प्रचारक हैं और
पार्टी का जो दारोमदार है ये साफ दिखने लगा है कि 2022 में भी यह इन्हीं के ऊपर होगा और इन्हीं के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े जाएंगे। जी भट्ट साहब, एक चीज़ और भी है कि एक तरफ तो योगी आदित्यनाथ विकासों का जो है उन्होंने झड़ी लगा दी विकास कार्यों की और कई तरह की योजनाओं की परियोजनाओं की वो नींव रख रहे हैं और उनकी सौगातें दे रहे हैं लोगों को, और सरकार की छवि को भी सुधारने का वो प्रयास कर रहे हैं। जैसे आपने कहा कि आज चुनावी सभा के दौरान उन्होंने लव जिहाद पर जो तीखे तेवर दिखाए हैं और ऐसे लोगों को जो चेतावनी दी है, उससे जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार की छवि भी सुधारना चाहते हैं और अपराधियों में खौफ पैदा हो, ये भी उनकी कोशिश है। ये साफ उनके भाषणों से झलक रहा है जैसा आपने बताया। लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की सियासत भी जो है वो करवट बदल रही है। बहुजन समाज पार्टी की मायावती जो हैं, जिस तरह से उन्होंने कहा कि सपा से उन्होंने नाराज़गी दिखाई और बीजेपी की तरफ उनका झुकाव देखने को मिला, और जिस भी तरीके से अब राज्यसभा के चुनाव भी हैं, तो एक तरफ से योगी आदित्यनाथ जो हैं उत्तर प्रदेश में पूरा मोर्चा संभाले हुए हैं, तो दूसरी तरफ उनके विरोधी दल भी अपनी अपनी जमावट जमाने में लग गए हैं। क्या कहेंगे? अविनाश, देखिए, अभी उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें अभी साथ लेकर चलने की कोई बात नहीं है। विपक्ष की बात अगर हम करें, सब लोग अकेला चलो की राह पे चले हैं और कांग्रेस पार्टी अलग है, समाजवादी पार्टी अपना चुनाव लड़ रही है और बहुजन समाज पार्टी से तो इधर समाजवादी पार्टी की जो तलखी है वो इन राज्यसभा चुनाव में बढ़ती जा रही है। अखिलेश यादव ने भी आज आरोप लगाया है सीधे तौर पर कि भारतीय जनता पार्टी की साथ जो है कुछ लोग गलबैया कर रहे हैं, कुछ लोग जो है उनकी गोदी में खेल रहे हैं, यानी कि सीधे तौर पर उन्होंने मायावती की तरफ इशारा किया है। तो निश्चित रूप से बिखरा विपक्ष है, पूरी तरह से अलग अलग है। इसका लाभ निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और योगी आदित्यनाथ मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के एक सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लगभग अपने 3.5 साल से अधिक कार्यकाल का जो ब्यौरा वो पेश कर रहे हैं वो बड़ी मजबूती और दमदारी से पेश कर रहे हैं। उससे सीधे तौर पर यह भी कहीं ना कहीं लगता है कि जो काम सरकार ने किए हैं उसके आगे कहीं विपक्ष टिक नहीं पाएगा, क्योंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। आरोप लगाना विपक्ष का काम है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना है। अब निश्चित रूप से अब देखना यह है कि बाई इलेक्शन जब रिजल्ट आएंगे तो कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाती हैं और कितनी सीटें समाजवादी पार्टी या अन्य दलों के पास। चलिए, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। जी, इस राज्यसभा के और विधानसभा के चुनाव में देखने को जरूर मिला है अविनाश कि मायावती से अखिलेश यादव की जो तलखी है वो काफी पड़ गई है और 2020 अब है और 2022 में विधानसभा के चुनाव है। आगे क्या होगा लगता नहीं है कि किसी भी प्रकार का गठबंधन पहले या फिर बाद में हो सकता है, क्योंकि मायावती ने जिस तरह से पलटकर वार किया है जिस जो राज्यसभा के चुनाव हुए उसमें जब इन्होंने समाजवादी पार्टी ने अपने समर्थित प्रत्याशी को खड़ा किया तो वो विफल पड़ी और सीधे तौर पर जब 7 विधायक उन्होंने निलंबित किए तो उससे वो उनको लगा। तो लेकिन एक बात ये भी है जी भट्ट साहब की उत्तर प्रदेश की सियासत में ये बहुत आम बात है और बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी हैं जो उत्तर प्रदेश की राजनीति से ही शुरू होती है। एक तरह से कहना चाहिए कि वहाँ से शुरुआत होती है और उसका असर पूरे देश पर पड़ता है। तो अभी तो खैर ठीक है, वह काफ़ी वक्त है विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के, और आने वाले समय में कब कौन किसी के गलबहियाँ करता, किससे अलगाव होता है, ये कहना बिल्कुल भी क्या बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी होगी। आने वाला वक्त क्या कुछ रंग दिखाता उत्तर प्रदेश में सियासत में, देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया भट्ट साहब इस तमाम जानकारी के लिए। तो योगी आदित्यनाथ जो हैं चुनावी दौरे भी कर रहे हैं और विकास कार्यों की सौगात भी उत्तर प्रदेश में दे रहे हैं लगातार, और जिस तरह से अपराधियों को, बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने की उनकी कोशिशें हैं और ख़ासतौर से लव जिहाद के जो मामले हैं सामने आते हैं और कहीं ना कहीं हमें झकझोर कर रख देने वाली स्थिति में ला देते हैं, ऐसे लोगों को भी उन्होंने साफ चेतावनी दे दी है कि वो अपनी हरकतों से बाज आएं।